गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो 10th क्लास में प्रमोट होकर अब 11th में आना चाहते हैं। अच्छे से समझना, ये वीडियो कोई टॉपिक कवर नहीं करेगा। इस वीडियो में मैं आपको ये समझ लो सजेस्ट कर रहा हूं या गाइड कर रहा हूं कि आपको 10th के बाद क्या करना चाहिए। और चूंकि मैं साइंस से हूं तो मैं आपको साइंस के कुछ बेनिफिट्स बताऊंगा। उसके बाद आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको 10th के आगे क्या सब्जेक्ट लेना है और क्या करना है। देखो 10th के बाद आपके पास 3 स्ट्रीम्स हैं जो अपने स्कूल में भी हैं और बाकी जगह भी आपको मिल जाते हैं। 3 स्ट्रीम्स में आप एक विज्ञान पढ़ते हो, दूसरा कला पढ़ते हो और तीसरा वाणिज्य पढ़ते हो। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, ये 3 स्ट्रीम अपने पास अवेलेबल हैं। जैसा बच्चा है, जैसा उसकी रुचि है, उसके हिसाब से ही आपको सब्जेक्ट की चॉइस करनी चाहिए। अगर किसी बच्चे की रुचि विज्ञान में नहीं है और उसको कला के क्षेत्र में ज्यादा मजा आता है पढ़ने में, तो नो डाउट उसको आर्ट्स ही पढ़नी चाहिए। किसी बच्चे का एम पहले से फिक्स होता है कि सर मुझे तो CS ही करना है, मैं तो और कुछ करूंगा ही नहीं, मुझे और कुछ देखना ही नहीं है, इधर और उधर कुछ नहीं करना है, तो बट ऑब्वियस है कि भाई उसको कॉमर्स ही लेनी है और कॉमर्स आगे बढ़ेगा। और जिन बच्चों की भी साइंस में रुचि है वो साइंस पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। अब यहां ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं उस चीज को समझें। मैं आपको साइंस के बेनिफिट्स बताऊंगा और फिर साइंस की स्ट्रीम्स में आगे जाते हुए अपन क्या क्या साइंस में पढ़ सकते हैं। मैंने आपको यह बताया कि भाई आप 10th के बाद पहले तो क्या होता था, परसेंटेज एक क्राइटेरिया होता था। क्या होता था? परसेंटेज एक क्राइटेरिया होता था बच्चों को सब्जेक्ट देने का कि भाई जो 70-80%, 90% वाले बच्चे हैं उनको ही हम साइंस देंगे, जो कम परसेंटेज के बच्चे हैं उनको हम साइंस नहीं देंगे। बड़े बड़े स्कूल के अंदर ये बातें होती थी। हम लोग भी ये देखते थे कि बच्चे के कितने परसेंटेज है, क्या वो साइंस पढ़ पाएगा 11th 12th में या परेशान होता रहेगा फालतू का ही। तो पहले हम भी देखते थे कि भाई परसेंटेज क्या है। पर लास्ट ईयर आप 10th में प्रमोटेड हो, आपने एग्जाम नहीं दिया, तो 8th के अंदर भी आपका ग्रेडिंग सिस्टम था और उस समय नियम था, रूल था कि भाई कोई बच्चा फेल नहीं होगा। 8th में कोई फेल है नहीं, 9th पास हो आप और 9th भी पास क्या हो, 9th भी प्रमोटेड हो आप। तो 10th के अंदर मेरे पास ऐसे रिजल्ट हैं, हालांकि रिजल्ट आना बाकी है, पर जो मैंने कैलकुलेशन की है, ऐसे बच्चे हैं जिनके 99% तक भी बन सकते हैं। और हो सकता है कि उसने 10th में कुछ पढ़ाई करी ही नहीं हो, 8th में अच्छी पढ़ाई करी हो और 10th में नहीं करी हो, तो उसके परसेंटेज तो उस बेस पर बन रहे हैं ना। तो परसेंटेज अब कोई क्राइटेरिया नहीं है हमारे लिए। अगर एक 50% का बच्चा भी आके कहता है हमारे को कि सर मुझे साइंस पढ़नी है, मैं साइंस में इंटरेस्टेड हूं, तो मैं उसको कहूंगा कि नहीं आप साइंस पढ़ो। ठीक है। परसेंटेज अब कोई क्राइटेरिया रहा ही नहीं है, क्योंकि परसेंटेज आपकी मेहनत के नहीं है। कहना अच्छा नहीं लगता है, पर मैं आपको साफ कह रहा हूं, ये परसेंटेज जो आपके बनेंगे वो आपकी मेहनत के नहीं है। तो परसेंटेज वाला जो क्राइटेरिया था वो अब अपन ने खत्म कर दिया है। अब तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, उसके हिसाब से आपको सब्जेक्ट चॉइस करना है, सब्जेक्ट चूज करना है। अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है और आपके परसेंटेज कुछ भी हैं, आपको साइंस पढ़नी चाहिए। ठीक है। और अगर आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है, कॉमर्स में है, तो उस हिसाब से आपको काम करना चाहिए। तो अपने पास 3 स्ट्रीम्स हो गई। मैं 3 स्ट्रीम्स के बारे में बता रहा था, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। अच्छा, जो बच्चा आर्ट्स भी पढ़ रहा है, देखो मैं साइंस से हूं पर फिर भी मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप आर्ट्स भी पढ़ रहे हो, आर्ट्स भी पढ़ना चाहते हो, तो भी आर्ट्स में वे सब्जेक्ट पढ़ें आप जिससे आपको फायदा हो, आगे जाकर के आपको उस सब्जेक्ट का बेनिफिट मिले। केवल परसेंटेज सुधारने के लिए
केवल परसेंटेज बनाने के लिए सब्जेक्ट चूज मत करिएगा। पहला मेरा सुझाव आपके लिए, सबसे पहली बात तो अपने इंटरेस्ट से सब्जेक्ट लेना है। दूसरा, स्ट्रीम आपने आर्ट्स अगर मान लो सेलेक्ट कर लिया है तो आपको वो सब्जेक्ट चूज करना है, वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो आपके आगे काम आए। केवल 11th 12th में परसेंटेज बनाने के लिए आपको किसी तरह के सब्जेक्ट को चूज करना सही नहीं होगा। दूसरा, मैं थोड़े से आपको बेनिफिट्स बताता हूं साइंस के। कई ऐसे बच्चे हैं जो साइंस पढ़ सकते हैं पर थोड़ा उनमें झिझक है, थोड़ा सा उनमें डर है कि हम फेल हो जाएंगे, हमसे इतनी पढ़ाई नहीं होगी, क्या हमारे को बेनिफिट मिलना है, लास्ट में तो हमको जाकर के कंपटीशन ही फाइट करना है, तो हम आज से भी कर सकते हैं। देखो एक चीज का ध्यान रखना, कोई सा भी रिजल्ट उठा लेना, चाहे आरएएस का चाहे आईएएस का, आपके हिसाब से आरएएस के अंदर आर्ट्स होती है, आप रिजल्ट उठा देना कितने लोग आरएएस साइंस के बनते हैं, कितने आर्ट्स कॉमर्स के बनते हैं, या कितने आईएएस जो है इंजीनियर डॉक्टर होते हैं आर्ट्स साइंस वाले, और कितने लोग जो है अदर स्ट्रीम के होते हैं। एक चीज का ध्यान रखना कि आप साइंस से पढ़ करके कुछ भी आगे कर सकते हो, पर एक बार अगर आप आर्ट्स कॉमर्स में चले जाते हो तो आप वापस साइंस में नहीं आ सकते। जैसे आपके सर हैं बायोलॉजी वाले, उन्होंने एमएससी कर रखी है, पीएचडी भी कर हो गई उनकी पूरी, उसके अलावा तो भी उन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस से कर लिया, एमए पॉलिटिकल साइंस से कर लिया, बिना बीए करे, बिना आर्ट्स पढ़े, पॉलिटिकल साइंस से पढ़ा और पास, एग्जाम दे दिया। आप 12th आर्ट्स से करने के बाद बीएससी भी नहीं कर सकते। कई ऐसे कंपटीशन एग्जाम्स हैं जिसमें केवल साइंस स्ट्रीम वाले ही जा सकते हैं। तो मेरा मानना और मेरा सजेशन उन विद्यार्थियों के लिए है जो साइंस पढ़ सकते हैं। कई लोग ये सोचते हैं सर हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम आईआईटी की और मेडिकल की तैयारी कर सकें, तो फिर हमको क्या मतलब है साइंस पढ़ने से। देखो आप साइंस पढ़ो, एटलीस्ट 12th तो साइंस से करो। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं, एयरफोर्स के अंदर 2 एग्जाम होते हैं, एक्स ट्रेड और वाई ट्रेड। एक्स ट्रेड के अंदर केवल साइंस वाले बच्चे बैठ सकते हैं और वाई ट्रेड के अंदर सब बैठ सकते हैं, मतलब साइंस वाला तो बैठ ही सकता है, आर्ट्स कॉमर्स वाले, पर एक्स ट्रेड में आर्ट्स और कॉमर्स वाले नहीं बैठ सकते, आप अलग हो गए उनसे। वो सारे काम जो आर्ट्स कॉमर्स वाले कर सकते हैं वो आप कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, पर जो काम आप कर सकते हो वो आर्ट्स कॉमर्स वाले नहीं कर पाएंगे। इसका देखो, इसका ये मतलब मत निकालिएगा कि भाई रिकॉर्डेड वीडियो है आगे जाएगा तो सर केवल साइंस। मैं तो सिर्फ आपके कैरियर के लिए एक चीजें बता रहा हूं कि भाई आप ये करके ये कर सकते हो, पर इसको करने के बाद आपने आर्ट्स ले ली 12th में और फिर आप अब चाहते हो कि सर मैं साइंस पढ़ लूं, ग्रेजुएशन में साइंस से कर लूं, नहीं कर सकते। आप साइंस से 12th करने के बाद आप चाहो तो आप जो है ग्रेजुएशन आर्ट्स से भी कर सकते हो। ये आपका पास आर्ट्स वाला जो रास्ता है, कॉमर्स वाला जो रास्ता है वो हमेशा आपके लिए खुला रहेगा, पर अगर अभी आपने साइंस का रास्ता अपने लिए बंद कर लिया तो वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो ये सजेशन मेरा उन विद्यार्थियों के लिए है जो थोड़े से संकुचित हो रहे हैं कि सर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, या सर मैं पढ़ पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगा, पढ़ ले तो लूं, मैं पढ़ पाऊंगा। उन विद्यार्थियों को मेरा ये कहना है कि आप एटलीस्ट 12th साइंस से करें, उसके बाद आप डिसाइड करें भाई मान लो हम तैयारी नहीं कर पा रहे, हम साइंस से भी, सर मैं जॉब के साथ में बीएससी नहीं कर पा रहा हूं। अब तो वैसे आपके पास ओपन के भी खूब रास्ते हैं, कोटा ओपन से बीएससी कर रहे हैं बच्चे, साथ में जॉब कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप वो भी काम नहीं कर सकते। तो अगर देखो मैंने फिर पहले भी कह रखा है, किसी बच्चे ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि साहब मैं तो सीएस ही करूंगा, तो उस बच्चे को ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, उसका बिल्कुल माइंड सेट है पहले से। पर जो बच्चे थोड़े भी कंफ्यूज हैं उनको मैं ये सब चीजें बता रहा हूं। अब ये चीज समझ में आ गई है कि भाई अपन को साइंस क्यों पढ़नी चाहिए, क्योंकि साइंस पढ़ने से अपने पास सारे रास्ते जो हैं हमेशा ओपन रहते हैं, आप कहीं भी जा सकते हो। और अगर अभी आपने साइंस नहीं पढ़ी, आपने आर्ट्स कॉमर्स ले ली, तो साइंस की फील्ड के जितने भी रास्ते हैं आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इस चीज को आपको ध्यान में रख के सब्जेक्ट को चूज करना है। अगर अब आपने साइंस स्ट्रीम ली है तो भी आपके पास 2 रास्ते हैं। आप साइंस के साथ में मैथ्स ले सकते हो, जो कि ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, और साइंस के साथ बायोलॉजी ले सकते हो। हालांकि अभी का क्रेज बायोलॉजी का है, अभी का क्रेज बायोलॉजी का है, साइंस बायोलॉजी आप ले सकते हो।
देखो साइंस बायोलॉजी आप जब लेते हो तो आप पूरी तरह से साइंस पढ़ते हो। आप फिजिक्स पढ़ते हो, आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, आप बॉटनी पढ़ते हो, आप जूलॉजी पढ़ते हो, सब साइंस का पार्ट है, सब साइंस के भाग हैं। और जब आप साइंस मैथ पढ़ते हो तो आप जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है, बॉटनी, जूलॉजी, जो भी जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, और ये जो पोर्शन है इनको ना पढ़ करके आप फिजिक्स को पढ़ते हो, केमिस्ट्री को पढ़ते हो, साथ में आप क्या पढ़ते हो, साथ में आप मैथमेटिक्स को पढ़ते हो। मैं आपको एक चार्ट बना के बताता हूं। अगर आपने साइंस ली है 11th के अंदर, तो आपने दो रास्ते आप में चूज कर सकते हो। आप मैथ ले सकते हो, आप बायो ले सकते हो। दो आपके पास चॉइस रहती हैं। अगर आप बायोलॉजी लेते हो तो आपके पास कंप्लीट साइंस होती है। आप फिजिक्स पढ़ोगे, भौतिक विज्ञान, आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, रसायन विज्ञान, और आप बायोलॉजी पढ़ोगे। बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी को बोलते हैं जीव या वनस्पति विज्ञान। हालांकि इनके अपने अपने नाम हैं। जीव विज्ञान का मतलब होता है जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान का मतलब होता है बॉटनी। अब एक साथ लिख दिया। वनस्पति विज्ञान। जबकि अगर आप मैथ्स चूज करते हो तो मैथ्स में आपके पास कंप्लीट साइंस ना होकर के फिजिक्स कॉमन सब्जेक्ट आएगा, केमिस्ट्री आएगी, यानी ये दोनों कॉमन सब्जेक्ट है, और तीसरा जो है वो मैथ्स आएगी। तो ये ज़्यादा बेनिफिट रहता है वैसे तो, पर अभी का क्रेज जो है बच्चों के अंदर वो जीव विज्ञान का ज़्यादा है। बच्चे अधिकतर बायोलॉजी ले रहे हैं, बायो ले रहे हैं, अधिकतर बच्चे जो हैं वो बायोलॉजी स्ट्रीम के अंदर जा रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि भाई आपने एक तो साइंस क्यों पढ़नी है, ये मैंने आपको बताया, और साइंस पढ़नी है तो अब उसमें भी आगे आपको डिसाइड करना है कि मैथ पढ़नी है या बायोलॉजी पढ़नी है। मतलब ये तो कॉमन सब्जेक्ट है आपके पास, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ये तो कॉमन सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री तो। बट बायोलॉजी और मैथ्स में से आपको या तो आप दोनों भी पढ़ सकते हो, एडिशनल भी कुछ बच्चे मैथ्स के हैं और जो एडिशनल बायोलॉजी पढ़ते हैं। एडिशनल बायोलॉजी का मतलब ये, एडिशनल मैथ्स का मतलब ये होता है कि एडिशनल मैथ्स या एडिशनल बायोलॉजी का मतलब है जैसे जिसके मान लो एडिशनल बायो है तो वो मैथ्स पढ़ेगा, उसकी मार्कशीट के अंदर जो टोटल काउंटिंग होगी, परसेंटेज बनेंगे, उसमें मैथ्स शामिल होगा। और बायोलॉजी को पढ़ना है उसको और उसका एग्जाम देके उसको पास करना है, उसके मार्क्स जो है उसकी जो फाइनल मार्कशीट है उसमें नहीं जुड़ते, ये एडिशनल होता है। मार्क्स जुड़ते नहीं है, परसेंटेज में शामिल नहीं होता, होता है ऑप्शन में आता है कि भाई ये भी इसने पढ़ रखा है। तो कई बच्चे मेरी जानकारी में भी हैं जो एडिशनल पढ़ रहे हैं, पर फिर भी आप इनमें से किसी को चूज करोगे कि भाई मैथ है या बायोलॉजी है। अब मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं। मान लो आपने साइंस ले लिया, चाहे आपने बायोलॉजी लिया है और चाहे आपने मैथ्स लिया है, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री जो कॉमन सब्जेक्ट है वो पढ़ना है। उसमें से फिजिक्स वाला पोर्शन मैं कराऊंगा। देखो फिजिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, PHY और आगे साइंस। इसको पढ़ते हैं फिजिकल साइंस। इस PHY का मतलब होता है फिजिकल और इसका मतलब होता है साइंस। फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान हिंदी में, और फिजिक्स को हिंदी में पढ़ते हैं भौतिकी। एक ही बात है, भौतिकी बोलो, भौतिक विज्ञान बोलो, यानी फिजिक्स बोलो या फिजिकल साइंस बोलो, भौतिक शब्द से अपन इसको उठाने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो देखो, ये जो आपने 10th में पढ़ा है वो साइंस जनरल साइंस थी। 10th में जो भी कुछ आपने पढ़ा है वो जनरल साइंस है। उसमें आपने फिजिक्स का पोर्शन भी पढ़ा है, उसमें आपने केमिस्ट्री का पोर्शन भी पढ़ा है, उसमें बॉटनी का पोर्शन भी पढ़ा है, उसमें जूलॉजी का भी पढ़ा है, एनवायरनमेंट भी पढ़ी है, स्पेस साइंस भी पढ़ा है, सारा कुछ उसमें था।
अब उनमें से ही अपन अलग अलग इसको शाखाओं में विभक्त करते हैं। एक शाखा केमिस्ट्री हो गई, एक शाखा फिजिक्स हो गई, बॉटनी हो गई, जूलॉजी हो गई, एस्ट्रोफिजिक्स, और ये सब। अब अपन फिजिक्स में चलते हैं। देखो फिजिक्स के अंदर एक आराम यह है कि अगर आपने 10th तक फिजिक्स को बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा तो ये समझ लीजिए कि फिजिक्स की ये पहली क्लास है। फर्स्ट क्लास जो होती है ना, जिसमें आप 1 2 3 4 सीखते हो, ABCD सीखते हो, तो यहाँ 11th जो है वो फिजिक्स की ABCD सिखाई जाती है। मतलब पहले अगर आपने 10th में 9th में बहुत अच्छे से साइंस के अंदर फिजिक्स का पोर्शन नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको तकलीफ नहीं आएगी यहाँ पर। तो उन बच्चों के लिए भी, तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ, उन बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं है जिन्होंने बहुत अच्छे से 10th नहीं करी है। तो भौतिक विज्ञान अगर अपन इसके वर्ड से उठाएं, भौतिक शब्द का क्या मतलब होता है? भौतिक शब्द का मतलब होता है अपने आसपास जो भी है, जैसा भी घटित हो रहा है, जो भी है सामने, जो भी सामने कुछ है, जैसा भी अपने पास हो रहा है भौतिकी, उसको अगर अपन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं, तो उसे ही अपन फिजिक्स कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। आपके आसपास जो घटित हो रहा है उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाएगा तो वो भाग विज्ञान का क्या कहलाएगा? भौतिक विज्ञान कहलाएगा। देखो भौतिकी की परिभाषा देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है भौतिकी कहलाती है। भौतिकी क्या है? विज्ञान की एक शाखा है जिसमें विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा जाता है। विभिन्न प्राकृतिक घटनाएं में आपके आसपास जो भी घटित हो रहा है, जैसा भी घटित हो रहा है प्राकृतिक रूप से, वो सब फिजिक्स है। आपको पता है तो भी फिजिक्स है और नहीं पता है तो भी फिजिक्स है। जैसे अभी आप ये सब रिकॉर्डिंग सिस्टम कर रहे हो, ये क्या है? ये फिजिक्स की तो देन है, ये सब फिजिक्स है। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, कैसे सुन पा रहे हो? मेरे द्वारा बोला जो जा रहा है वो ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे माध्यम में कंपन करते हुए आगे बढ़ती हैं और वो कंपित तरंगे जब आपके कर्णपटल को कंपित करती हैं, वो ध्वनि तरंगे जब आपके कर्णपटल को कंपित करती हैं तब आपको सुनाई देता है। आप मुझे देख पा रहे हो क्योंकि प्रकाश तरंगे यहां मौजूद हैं। प्रकाश तरंगों के द्वारा जो मेरा प्रतिबिंब है वो आपके आंख के रेटिना पर बनता है, जिससे आपको स्पष्ट दिखाई देता है। तो आप मुझे देख पा रहे हो, आप मुझे सुन पा रहे हो। मैं आप देख रहे हो मैं स्वतंत्रता पूर्वक बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हूं। क्यों खड़ा हूं? न्यूटन की गति के तीसरे नियम के तहत जितना मैं नीचे की ओर धरातल पर बल लगा रहा हूं, उतना ही बल धरातल मेरे ऊपर की ओर बल लगा रहा है, जिसके कारण मैं साम्यावस्था में, स्थिर अवस्था में खड़ा हूं। चलने का नियम, जितना मैं धरातल को पीछे की ओर धकेलता हूं, उतना ही धरातल मुझे आगे की ओर धकेलता है। ये सब आपके दैनिक जीवन में घटनाएं हो रही है। इस मार्कर को मैंने यहां पकड़ के रखा है, ये स्थिर अवस्था में, मैं अगर इसको छोड़ता हूं तो न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण के कारण ये नीचे की ओर गिरेगा। क्यों गिरेगा? ये ऊपर तो नहीं गिरा, नीचे गिरा। प्राकृतिक घटना हो रही है क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण ड्यू टू ग्रेविटी ये नीचे की ओर गिरता है। बात समझ में आ रही है? यानी आपके आसपास जो भी घटित हो रहा है, जैसा भी घटित हो रहा है, वो सब विज्ञान में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में आता है। ये भौतिक विज्ञान का क्षेत्र है। तो अब एक चीज समझ में आ गई होगी कि साहब भौतिक विज्ञान का बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है, बहुत ही विशाल और विस्तृत क्षेत्र है। एक साथ इनको पढ़ना संभव ही नहीं है। तो जैसे साइंस को अलग अलग भागों में विभक्त किया पढ़ने के लिए, आपने भौतिक विज्ञान को अलग किया, रसायन विज्ञान को अलग किया, जीव विज्ञान को अलग किया,
जंतु विज्ञान को अलग किया, उसी तरह से भौतिक विज्ञान को भी पढ़ने के लिए अलग अलग कार्य क्षेत्र के आधार पर अलग अलग शाखाओं में विभक्त कर देते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ शाखाएं अपन 11th क्लास में बेसिक पढ़ेंगे और कुछ शाखाओं का अध्ययन अपन सीधा 12th क्लास में पढ़ेंगे, 11th में उनको अपन नहीं पढ़ेंगे। तो शाखाओं का मतलब अब अपन समझ गए हैं कि फिजिक्स का क्षेत्र इतना विस्तृत है, इतना विशाल का है, इतना बड़ा, पूरा अर्थ ही फिजिक्स है भाई। जो भी घटना, पृथ्वी घूम रही है तो भी वो फिजिक्स है, फिर सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो वो भी फिजिक्स है, अपन यहाँ स्थिर अवस्था में है तो वो भी फिजिक्स है, कहीं धूप खिल रही है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं सर्दी पड़ रही है, सारा दायरा फिजिक्स में आ रहा है। तो ये सब एक साथ तो पढ़ नहीं सकते आप, इसलिए इसे क्या कर दिया, छोटी छोटी ब्रांचेज में, शाखाओं में विभक्त कर दिया। उनमें से फिजिक्स की कुछ शाखाएं हैं, उनमें से दो महत्वपूर्ण शाखाओं का अध्ययन अपन 11th क्लास में करते हैं। 11th क्लास में अपन यांत्रिकी पढ़ेंगे, मैकेनिक्स, और दूसरा बेटा अपन पढ़ेंगे ऊष्मा गतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। हालांकि इसके आगे 12th क्लास में और भी बहुत सी शाखाएं हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, ऑप्टिक्स, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सब 12th की शाखाएं हैं। पर 11th में बिल्कुल इजी पोर्शन आपके दे रखा है, बहुत इजी टॉपिक दे रखे हैं, और वो जो टॉपिक रिलेटेड है वो भौतिक विज्ञान की शाखा है, यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी। इसको मैं साफ कर रहा हूं। यहां लिख रहा हूं मैं, विस्तृत क्षेत्र होने के कारण भौतिक विज्ञान को विभिन्न शाखाओं में पढ़ा जाता है, यानी विभिन्न शाखाओं में इसको डिवाइड कर दिया गया है। उन्हीं शाखाओं के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं, जिनमें से मुख्य शाखाएं निम्न हैं। कौन कौन सी हैं? पहली शाखा है यांत्रिकी, मैकेनिक्स, दूसरी शाखा है ऊष्मागतिकी। ये दोनों ही शाखाएं 11th साइंस में अपने सिलेबस में है। ये चैप्टर्स के नाम नहीं है बेटा। अब आप चैप्टर फर्स्ट ढूंढोगे, यांत्रिकी लिखा हुआ है, नहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ, ठीक है ना। ये शाखा के नाम है यांत्रिकी। लगभग 14 चैप्टर हैं, दो बुक को मिलाकर के 11th फिजिक्स के अंदर, और उसमें से लगभग 10 से 11 चैप्टर यांत्रिकी के हैं और लास्ट के 3 चैप्टर ऊष्मागतिकी। ये क्या होती है इनको भी पढ़ेंगे, पर मैंने यहां लिखा मुख्य शाखाएं निम्न है, तो आगे की भी कुछ शाखाओं की बात कर लें जो आप 12th में पढ़ोगे। जैसे आप स्थिर वैद्युत की पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आप विद्युत चुंबकत्व पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ोगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, वो हालांकि इसका पार्ट ही है। आप प्रकाशिकी पढ़ोगे, ऑप्टिक्स, आप परमाणुवीय एवं नाभिकीय भौतिकी पढ़ोगे, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, और फिर आप सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्धचालक पढ़ोगे। तो ये फिजिक्स के कुछ ब्रांचेस हैं, ये चैप्टर्स नहीं हैं, जिनका अध्ययन अपन को 11th और 12th क्लास के अंदर करना है मिल करके। ये मैंने आपको बता दिया कि भाई ये जो पार्ट है यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी, ये 11th क्लास में अपन पढ़ते हैं, और बाकी के जो मैंने लिखे हुए हैं वो 12th क्लास के, और उससे आगे आगे जैसे जैसे अपन जाएंगे
वैसे वैसे अलग अलग शाखाओं या इनके ही विस्तारित रूप को पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अब अपने को पढ़ना क्या है, 11th फिजिक्स के अंदर अपन को पढ़ना है यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी। इनके बारे में मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपन। यांत्रिकी क्या होती है? देखो, जब आप 11th के अंदर आते हो तो मैंने आपको कहा 11th फिजिक्स जो है वो पहली कक्षा है भौतिक विज्ञान की, यानी आपको बेसिक चीजें कराई जाएंगी। बेसिक चीजों में वस्तु की गति आती है, जो न्यूटन और अरस्तु ने जिसके बारे में सबसे पहले बात की थी, है ना, गैलीलियो ने जिसके बारे में सबसे पहले बात की थी, उसके बाद में उनकी थ्योरीज को न्यूटन ने और सही करके न्यूटन ने अपने गति के नियम वगैरह दिए। तो मैकेनिक्स के अंदर क्या है, किसी पिंड का मतलब कणों का निकाय, या किसी कण या किसी निकाय की उसकी गति का अध्ययन करें, वो उसकी अवस्था का अध्ययन करें। अपने लिए मैकेनिक्स में अवस्थाएं दो ही है, वस्तु या तो स्थिर है या तो गतिशील है। अब वो गतिशील है तो किस प्रकार से, तो यांत्रिकी का मतलब है वस्तु की गति के दौरान उस पर बल जो लग रहे हैं, या स्थिर अवस्था है तो किसके कारण है, कणों पर कितना बल लग रहा है, ऊर्जा कितनी, ये सब अपन न्यूटन की गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण और जितने भी ये चीजें हैं, ये यांत्रिकी का भाग आता है। और जैसे मान लो अभी इस कमरे में टेम्परेचर ठीक हो रहा है, ज्यादा गर्मी नहीं है, यानी ताप कम है, जहां ताप और ऊष्मा की बात हो जाएगी, उसका संबंध जहां ताप और ऊष्मा का किसी निकाय का दूसरे निकाय के साथ करने की कोशिश करेंगे, ऊष्मा का ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो वो भौतिक विज्ञान की शाखा ऊष्मागतिकी के अंतर्गत आएगी। यानी दो चीजें पढ़नी है, यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी। मैं अब यांत्रिकी को नेक्स्ट वीडियो में शुरू करूंगा।